नमस्कार दोस्तों। राजीव दीक्षित को कौन नहीं जानता, लेकिन 10 साल बाद भी राजीव दीक्षित की मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल सका। उनकी मृत्यु बहुत संदिग्ध हालात के अंदर होती है और लेकिन उसके बाद भी कोई सीबीआई जांच, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती। राजीव दीक्षित जी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें इस दुनिया से नाता तोड़ना पड़ा? इस कड़ी को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो राजीव दीक्षित एक ऐसे इंसान थे जिनकी जरूरत भारत को इस समय सबसे अधिक थी, क्योंकि राजीव दीक्षित ही एक ऐसे इंसान थे जो सच्चाई पर भरोसा और बिना किसी डर के बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। उनके अंदर हिम्मत थी आवाज उठाने की। राजीव दीक्षित जी जो भी जानकारी अपने भाषण के जरिए जनता को देते थे वो हमेशा सबूतों और तथ्यों पर आधारित होती थी और इस वजह से ही आज तक उन्हें कोई गलत साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह कुछ देशद्रोहियों ने इस महान पुरुष को हमसे अलग कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1967 से। यूपी के अलीगढ़ में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे उन्होंने राजीव नाम दिया। शुरुआती पढ़ाई वैसी ही हुई जैसे यूपी के किसी मिडिल क्लास परिवार के बच्चे की होती है, लेकिन इलाहाबाद में बीटेक करने के दौरान राजीव दीक्षित जी को उनका मकसद मिल गया। यहां उन्होंने अपने टीचर्स और कुछ साथियों के साथ आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में राजीव दीक्षित जी का मानना था यह कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया था। राजीव दीक्षित जी लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। राजीव दीक्षित जी के मुताबिक यूनियन कार्बाइड का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर रख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा सके, क्योंकि नए नाम की वजह से भारतीयों को लगेगा ये भारतीय कंपनी है और इसका सामान लोग आराम से खरीद लेंगे। तो राजीव दीक्षित एक ऐसे इंसान थे जो कोई भी जानकारी किसी से छिपाते नहीं थे। वो साफ साफ कहते, स्पष्ट कहते और किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखते थे। इस वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। राजीव दीक्षित जी के बारे में मौजूदा जानकारी के मुताबिक 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में जागरूक किया, जिससे रामदेव भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और दोनों साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए। इंटरनेट पर दोनों तरह की जानकारी मौजूद है। राजीव दीक्षित के समर्थक दावा करते हैं 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जबकि रामदेव के समर्थक इस बात से साझा नहीं रखते। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ दी थी कि वो भारत को विश्व शक्ति देश बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे। आंदोलन के साथ बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश को आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के साथ लोगों के सामने एक नई पार्टी का विकल्प भी रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। यहां उन्हें अलग अलग जगहों पर भाषण देने थे। भाषण देने के बाद जब 30 नवंबर को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ने से उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उन्हें अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। रामदेव के मुताबिक उस दिन इनकी राजीव दीक्षित जी से बात भी हुई थी। उस दिन उन्होंने राजीव दीक्षित से कहा था अगर परेशानी ज्यादा है तो आप एलोपैथिक इलाज ले लीजिए, लेकिन राजीव भाई नहीं माने। कई दिनों की गहमा गहमी के बाद आखिर मामला थम गया। हालांकि राजीव दीक्षित के समर्थक आज भी दावा करते हैं उपचार के बाद राजीव दीक्षित जी की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो उन्हें जहर दिया गया हो। ये सभी जानते हैं कि जब फार्मेलिन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे बॉडी का रंग बदलता है। रामदेव के मुताबिक उस दिन इनकी राजीव दीक्षित से बात हुई थी। उस दिन उन्होंने राजीव दीक्षित से कहा था अगर परेशानी ज्यादा है तो आप एलोपैथिक इलाज ले लीजिए, लेकिन राजीव भाई नहीं माने और उसके बाद राजीव दीक्षित जी की बॉडी को वर्धा लाने की बजाय हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में ले जाया गया और वहां उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह था अगर हत्या का शक था तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी क्यों नहीं किया गया? इस पूरे वाक्य को आप लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जोड़कर देख सकते हैं। दोनों की मृत्यु के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। मैं समझता हूं कि राजीव दीक्षित जी की हत्या के लिए डिजिटलिस्ट नाम
का एक जहर जो स्वादहीन होता है उसे प्रयोग किया गया था, जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा खाने में मिलाने से व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैमुना बेगम ने भी यही जहर दिया था, लेकिन ये आरोप भी आज तक साबित नहीं हो सका। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज के समय में राजीव दीक्षित जी की तरह महान समाज सेवक बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके ऑडियो, वीडियो और किताबें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जो उनका एहसास हमें करवाती हैं। राजीव दीक्षित जी के विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने में मेरी सहायता करें। राजीव दीक्षित जी के विचार और सोच कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।